भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 2 विश्व स्थिति का आकलन अध्याय 24 राष्ट्रवाद की पश्चिमी संकल्पना पृष्ठ संख्या 126। विश्व में आज राष्ट्रीयता, राष्ट्रों का अस्तित्व और अस्मिता बड़ी चर्चा के विषय हैं। विश्व शांति की भी बात बहुत होती है। सब विश्व शांति चाहते भी हैं, परंतु उस दिशा में आशाजनक वातावरण कहीं नहीं दिखता है। राष्ट्रों के बीच में परस्पर स्पर्धा और कभी-कभी ईर्ष्या भी देखने को मिलती है। कुछ शक्ति संपन्न राष्ट्र विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने में लगे हैं। इसलिए सभी राष्ट्रों के नेता शांति की भाषा बोलने पर भी शांति की स्थापना असंभव सी लगती है। इसलिए वास्तव में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, ये समझने के लिए राष्ट्रों के उदय तथा विकास के बारे में मूल रूप से सोचना आवश्यक हो जाता है। भारत के विषय में सोचना है तो विदेशी इतिहासकारों ने भारत प्राचीन राष्ट्र नहीं है ऐसा सिद्ध करने के लिए कई तर्कबद्ध प्रयास भले ही किए हों, परंतु भारत में निर्विवाद रूप से प्राचीन काल से ही राष्ट्र भावना अपने श्रेष्ठ स्तर पर रही है। इतिहास और राष्ट्रीयता वर्तमान भूगोल में 5000 से 7000 वर्ष पूर्व सभी विद्यमान सभ्यताएं जीवित नहीं हैं। प्राचीन सभ्यताओं में से केवल भारत और चीन ही अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है और उनके बने रहने का कारण उनकी सांस्कृतिक धार्मिक विचारधारा ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। पश्चिम में राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता की संकल्पना 1700 से 1798 के दौरान उदित हुई ऐसा लगता है। फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ राष्ट्र भावना का प्रभावी ढंग से विश्व के अन्य देशों में, विशेष रूप से यूरोप में प्रारंभ हुआ। बेरनाई लेनिस के अनुसार समान भाषा, समान विश्वास और एक इतिहास के आधार पर मिलकर रहने वाले समुदायों को एक राष्ट्र कहने लगे और तब से राष्ट्र राज्य कल्पना का विकास होने लगा। पश्चिमी जगत में नेशन का स्वरूप पश्चिमी जगत की मान्यताओं के अनुसार जब कोई सेना किसी क्षेत्र को जीत लेती है और वहां का शासन किसी एक राजा के हाथ में आ जाता है, तब एक राष्ट्र नेशन बन जाता है। अर्थात किसी भी नेशन के लिए राजा, सेना, प्रशासन तथा जीता हुआ राज्य और समूह आवश्यक तत्व थे। कभी एक सेना ही दूसरे नेशन को समाप्त कर देती थी। यूरोप में अनेक राष्ट्र और राज्यों में एक विशेष जनसमूह का आधिपत्य, विशेष भाषा का ही महत्व रहता है। फ्रांस, इजिप्ट, जर्मनी और जापान ऐसे ही नेशन स्टेट के उदाहरण हैं। शताब्दियों से इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन इत्यादि देशों में भौगोलिक, राजनीतिक तथा भाषा के आधार पर राष्ट्रीय एकात्मकता विद्यमान थी। कनाडा और बेल्जियम जैसे राज्यों में दो राष्ट्र विद्यमान थे, क्योंकि बेल्जियम में डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यहूदियों का इतिहास तो राज्यविहीन राष्ट्र का था, जो रोमिंग नेशन चलता फिरता राष्ट्र भी कहलाता था। भूमि के बिना भी एक राष्ट्र जीवित रह सकता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण था। इसके विपरीत विविध सांस्कृतिक समूहों का मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिकन संस्कृति को विकसित करके राष्ट्र बनाने का उदाहरण भी अस्तित्व में है। पश्चिम में राष्ट्रीयता का विकास और विस्तार फ्रेंच और अमेरिकन क्रांति के बाद राष्ट्रीयता की भावना को आधुनिक युग में स्थायी स्वरूप प्राप्त हुआ दिखाई देता है। अपनी भूमि और राष्ट्रीयता की भावना के साथ दोनों क्रांति आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे सारे यूरोप में अनेक देशों में अनेक भूभागों में राष्ट्रीय अस्मिता का जागरण हुआ। 1827 में जब इस्लामिक तुर्क साम्राज्य ने ग्रीस देश पर आक्रमण कर दिया था, तब ग्रीस ने भी समान धर्म और सांस्कृतिक भावना के आधार पर ही संघर्ष किया था और तुर्क साम्राज्य का पराजय किया था। यहाँ तक समान भाषा और समान संस्कृति के आधार पर राष्ट्र भावना का विकास होता रहा। नागरिक राष्ट्रवाद समान भाषा और समान संस्कृति के आधार से विपरीत वंश, भाषा, रंग, जाति सभी अलग रहने पर भी सबको समान अधिकार देते हुए देशभक्ति के आधार पर नेशंस और नेशनलिज्म का विकास हुआ था। यूएसए, अमेरिका और ब्रिटेन उसी के उदाहरण हैं। अमेरिका में मूल रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई रहते थे। अभी तो सारे लोग बाहर के देशों से आकर बसे हुए हैं। सर्वप्रथम यूरोप से आए हुए लोग 13 कॉलोनी बनाकर रहे थे। 1776 में ब्रिटेन के लोग आए, बाद में जर्मनी और इटली से, 19वीं शताब्दी में चीन और जापान से तथा 20वीं शताब्दी में भारत से और मध्य पूर्व देशों से लोग आकर वहाँ बसने लगे। वहाँ बसने वालों में नीग्रो की संख्या भी बहुत बड़ी थी। ये सब अलग अलग होने के बावजूद अमेरिका ने अपना एक अमेरिकन कल्चर विकसित किया। इसलिए सैमुअल हंटिंगटन ने कल्चर दैट मैटर
तथा क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन में निर्देश दिया है कि उसके अनुसार सामान्य रूप से लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष का कारण होने के बावजूद अमेरिका में अलग अलग देशों से, अलग अलग धर्म में आस्था रखने वाले, अलग पार्श्वभूमि से, अलग सांस्कृतिक धारा से, विविध उपासना पद्धति से आने के बाद भी सबको अमेरिकन कल्चर के आधार पर जीना है और वे जी रहे हैं। औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रीयता। 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने पूरे अफ्रीका पर आक्रमण कर दिया। अफ्रीका के जनजातीय समुदाय यूरोपियन सेना और ईसाई मिशनरियों का सामना नहीं कर सके और अपना टिकाव नहीं कर सके। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक तो यूरोप ने संपूर्ण अफ्रीका को यूरोप का उपनिवेश बना दिया, वहाँ के लोगों का शोषण किया और उनकी जनजातीय संस्कृति का पूर्ण विध्वंस किया। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा, अपनी भू राजनीतिक शक्ति के आधार पर दूसरे समाज को, देशों को लूटने का, उनका सर्वनाश करने का, उन्हें समाप्त कर देने का यह उदाहरण सारे सभ्य समाज को लज्जित करने वाला है। इसमें केवल इथोपिया अपवाद रहा है। वहाँ के राजा मनेलिक दूसरे के धैर्य, पराक्रम, कूटनीति और कुशलता के कारण 1 मार्च 1896 के दिन इथोपिया अडोवा युद्ध, बैटल ऑफ डोवा, जीत गया और इटली हार गया। इथोपिया अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सका, लेकिन उसके बाद पूरा अफ्रीका अनेक नेशंस में विभाजित हो गया। 1847 से 1950 तक यूरोप के आधिपत्य के कारण अफ्रीका की मूल जातियों की संस्कृति नष्ट हो गई और अफ्रीका में अनेक राष्ट्रों की सीमाओं का निर्माण हुआ। भू राजनीतिक राष्ट्रीयता की भावना से निर्माण हुआ राष्ट्र साम्राज्यवाद की भावना के कारण नष्ट हुआ, उसका यह वैश्विक उदाहरण है। अति राष्ट्रवाद। अपने भौगोलिक राष्ट्र के प्रति अति स्वाभिमान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अहंकार के कारण से भी विश्व में राष्ट्र भावना का अतिरेक देखा गया है। इससे मानव समाज को बहुत हानि पहुंची है। जर्मनी के हिटलर की नाजी भावना के कारण से उसे तानाशाह बनाया और उसकी तानाशाही ने राष्ट्रीय समाजवाद को जन्म दिया। अपनी जाति अथवा वंश को महान मानना और अन्य वंशों को हीन मानने की भावना के परिणाम स्वरूप 1920 के समय में यहूदियों पर भयंकर अमानवीय अत्याचार किए गए और लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। The Nazis sent millions of Jews, Gypsy and other people to concentration camps where they were killed. These killings are known as Holocaust. Anti-Semitism. ईसाई मत छोड़कर अन्य मतावलंबियों के प्रति अत्याचार करना, अन्यों को मार डालना, उनको समाप्त कर देना ही न्याय सम्मत है। इस प्रकार का प्रबोधन बाइबल में किया गया है। नाजी लोगों के अत्याचार का आधार भी यही रहा है। साम्यवादियों का अति राष्ट्रवाद। वामपंथियों की हिंसा से प्रेरित राष्ट्रीयता के कारण भी विश्व में मानवता का शोषण हुआ है। सोवियत रशिया, सोवियत यूनियन ने जार की वसाहतों एवं एशिया और यूरोप में अनेक आक्रमण किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किरालिस्तान, तनकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के करोड़ों लोगों को मार डाला। रशियन राष्ट्रवाद और रशियन साम्राज्यवाद की मानसिकता ने वहाँ की अरबी भाषा को बदल दिया, अनेक देशों की मूल भाषा और संस्कृति को नष्ट किया। इस प्रकार 70 वर्ष बाद साम्राज्यवाद की भावना से राज्य चलाने के बाद भी आखिर में 1989 और 90 में सोवियत यूनियन बिखर गया। सारे देश स्वतंत्र हो गए, केवल रशिया देश राष्ट्र बचा रहा। अर्थात राज्य राष्ट्र बनने का आधार नहीं है, सांस्कृतिक आधार ही राष्ट्र के नाते जीने का शाश्वत आधार दिखाई देता है। धार्मिक राष्ट्रवाद। धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण भी हुआ है। मध्य पूर्व देशों में अधिक मुसलमान इस्लाम मतावलंबी हैं। इस्लाम पंथ भी देश सीमा मानता नहीं है, परंतु अनेक वर्ष खलीफा को सारे इस्लाम देशों का राजा मानकर चलने के बाद भी जब राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, तब अनेक राष्ट्रों का जन्म और विकास हुआ। ईरान, इराक अलग हैं और दोनों के बीच शत्रुता है। पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा जॉर्डन, पैलेस्टाइन और इजिप्ट, पैलेस्टाइन सबके बीच में शत्रुता है। सब अलग राष्ट्र हैं, नेशंस हैं। पश्चिमी जगत में राष्ट्र का स्वरूप। पश्चिम में राष्ट्र राज्य अवधारणा है। राष्ट्र राज्य के आधारित है। जब राज्य जीतता था तब राष्ट्र विद्यमान था, परंतु जब राज्य बदल जाता था तो राष्ट्र भी बदल जाता था। इस बात को समझने के लिए मिस्र, इजिप्ट देश राष्ट्र के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। मिस्र विश्व में एक प्राचीन राष्ट्र था। वहाँ फराओ राजा राज्य करते थे। उन्होंने शवों को सुरक्षित रखने के लिए ममी और पिरामिड्स का निर्माण किया था। जब जर्मन क्षेत्र से सेमेटिक बर्बर जातियों ने उन पर आक्रमण किया और उनको हराकर उन पर कब्जा कर लिया,
तब मिस्र राष्ट्र नष्ट हो गया। उसके बाद फ्रांस ने आक्रमण किया, बाद में रोम ने आक्रमण किया और इस तीसरे आक्रमण के बाद मिस्र, इजिप्ट रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। उसके बाद अरब आक्रमणकारियों ने रोम पर आक्रमण किया और पूरा इस्लामीकरण हो गया। फराहो संस्कृति, फराहो विचार, फराहो परंपरा को जीवित रखने की व्यवस्था वहाँ नहीं थी, इसलिए राज्य बदलते ही राष्ट्र नष्ट हो गया। इन सभी पुराने देशों की, ईरान, ग्रीस, रोम, पर्शिया, मिस्र, सबकी कहानी लगभग एक समान है। भू जागतिक राष्ट्रीयता होने के कारण राष्ट्र नष्ट होते गए अथवा दूसरों का शोषण करते गए और मानवता का विध्वंस होता गया। अब जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तब स्वराज्य प्राप्ति के बाद का भ्रम सामने आता है। भारत आज़ाद होने के बाद संविधान तो बना, राष्ट्रभक्त महान विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद को भावनात्मक एकात्मता समिति, इमोशनल नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। संपूर्ण देश में भावनात्मक एकात्मता निर्माण करने का ये प्रयास था। डॉक्टर संपूर्णानंद जी लिखते हैं, दुर्भाग्य है कि आज तक अपने राष्ट्र का कोई दर्शन निश्चित नहीं है। जब राष्ट्र का दर्शन नहीं है तो शिक्षा का दर्शन तो कहाँ से होगा। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के पश्चात हम कौन हैं, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे उद्देश्य क्या हैं, विश्व को हमारा योगदान क्या हो, इत्यादि विषयों के बारे में कुछ निश्चित नहीं किया गया। विदेशियों द्वारा भ्रम निर्माण। मैक्स मूलर नामक विद्वान लिखता है, इंडियंस आर अ नेशन ऑफ फिलोसफर्स एंड इंडियन इंटेलेक्ट इज लैकिंग ऑन पॉलिटिकल एंड मटेरियल स्पेकुलेशंस एंड दैट इंडियंस नेवर नो द फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी। भारत दार्शनिकों का देश है। भारत मनीषियों में राजनीतिक तथा भौतिक चिंतन का अभाव है तथा भारतीयों में कभी राष्ट्रीयता की भावना नहीं रही। अंग्रेजों ने हमेशा भारत एक राष्ट्र नहीं रहा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ अनेक राज्य थे, इसलिए अज्ञान के कारण तथा धूर्तता के कारण भी वे बोलने लगे कि भारत में अनेक राष्ट्र हैं। वे हमेशा बहुराष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते रहे। भारत के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक राष्ट्र दर्शन को समझना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी समझने की इच्छा भी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण, भावनात्मक दासता के कारण बुद्धिजीवी कहलाने वाला एक समूह भारत में एक नया राष्ट्र निर्माण करने की, नेशन मेकिंग की बात करने लगा। उसका प्रभाव आज भी देश में दिखता है। राष्ट्र दर्शन, भारत की प्राचीन अवधारणा। भारत की राष्ट्र भावना दार्शनिक है, आध्यात्मिक है और सांस्कृतिक है। हमारे इस राष्ट्र दर्शन और राष्ट्रीयता का आधार पश्चिम की तरह कुल, वंश, रिलीजन, भाषा, राज्य या स्टेट अथवा साम्राज्य या एम्पायर नहीं है। यहाँ हजारों वर्षों से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है। अथर्ववेद में मातः भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात हमारा देश हमारी जन्मभूमि है और हम सब पृथ्वी की संतान हैं। यह हमारी सांस्कृतिक धारा है, अपनी मातृभूमि की आराधना करना और विश्व को अपना मानना। इसलिए भारत ने दुनिया में कभी लूटपाट नहीं की और शोषण भी नहीं किया। राष्ट्रीयता का आधार हमारा सांस्कृतिक जीवन होने के कारण यहाँ समाज जीवन कभी खंडित नहीं हुआ। अनेक आक्रमण हुए परंतु राष्ट्र जीवित रहा। ग्रीक, हूण, शक, कुषाण जैसी सभी बर्बर जातियों ने अंततोगत्वा यहाँ का राष्ट्र जीवन आत्मसात कर लिया था। ग्रीस के प्रतापी राजा मिनियांडर नागसेन नामक विद्वान शिक्षक के साथ वार्तालाप और शास्त्रार्थ करते करते बौद्ध बन गया और मिलिंद नाम से विख्यात हुआ। ईसा के कुछ वर्ष पूर्व ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस यहाँ परम भागवत वैष्णव हो गया। सारे शक हिंदू हो गए। रुद्रदमन, जयदमन, जीवदमन ये सारे शासक शक ही थे। हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल क्रूर था परंतु यहाँ के प्रभाव के परिणाम स्वरूप दयालु बन गया। उसने शैव धर्म अंगीकार किया, वह कश्मीर में बस गया। 13वीं शताब्दी में असम पर थाई राजाओं का आक्रमण हुआ। तब थाई राजा सकुफा के सामने असम का हिंदू राजा पराजित हो गया। पूरे असम पर थाई राजा का राज्य हो गया। परंतु धीरे धीरे वे सब हिंदू संस्कृति के प्रभाव में आकर हिंदू बन गए। उन्होंने बड़े बड़े शिव मंदिर निर्माण किए, संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की, हिंदू धर्म का प्रचार किया। भारतीय राजा हार गया था परंतु हिंदू राष्ट्र जीत गया था। इस्लाम काल में संघर्ष। 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक भारत पर इस्लाम का आक्रमण होता रहा था। अनेक भूभागों में संघर्ष होता रहता था। विदेशी लोग जीतते गए, राज्य करते गए, हमारे अधिकांश राजा हार गए। देश के बहुत बड़े भूभाग पर विदेशियों विधर्मियों का राज्य था। उन्होंने अनेक मंदिर तोड़े, भयंकर लूट मचाई। लगातार 100 वर्ष तक निरंतर विध्वंस होता रहा। विश्व में इतने लंबे समय तक का आक्रमण अन्य किसी भी देश पर नहीं हुआ है। फिर भी अनेक देश नामशेष हो गए हैं परंतु भारतीय राष्ट्र जीवंत रहा। भारतीय संस्कृति का प्रवाह अखंड अविचल रहा।
यह कैसे हुआ? भारत में सांस्कृतिक प्रवाह को निरंतर प्रभावित रखने में संतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्री रामानुजाचार्य, स्वामी विद्यारण्य, स्वामी रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव, संत कबीर, बसवेश्वर, संत नामदेव, समर्थ गुरु रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, श्रीमंत शंकरदेव आदि असंख्य संतों की लंबी परंपरा सामने आती है। देश के हर प्रांत में, हर भाषा में अध्यात्म को आधार बनाकर वैदिक दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत तथा भागवत को लेकर पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण चलता रहा। अंग्रेजों के कालखंड में कुटिलता से शिक्षा पद्धति बदलकर भावनात्मक दासता का निर्माण किया गया। अंग्रेजों का मानना था कि भारत समाप्त हो जाएगा। 1757 से लेकर 1947 तक भी भारत को लूटते रहे, फिर भी भारत भारत बना रहा, क्योंकि समाज की रक्षा करने वाला सांस्कृतिक प्रभाव विद्यमान था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, योगी अरविंद, बंकिम चंद्र, सुब्रमण्यम भारती जैसे अनेक महानुभावों ने सांस्कृतिक जागरण किया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी स्वार्थी राजनीति के लोगों ने तथा विदेश प्रेरित लोगों ने राष्ट्र को तोड़ने के कई प्रयास किए। पूर्वोत्तर भारत एवं सीमावर्ती प्रांतों को भारत से अलग करने के अनेक प्रयास हुए। भाषा एवं जाति भेद बढ़ाकर देश को तोड़ने के प्रयास हुए, परंतु भारत राष्ट्र के नाते विजयी होते हुए आगे ही बढ़ रहा है। उसका कारण हमारी सांस्कृतिक एकता है। प्राचीन समय में भारत के मनीषी विश्व के अनेक देशों में गए थे। वहाँ उन्होंने सेवा और ज्ञान में बहुत योगदान किया, परंतु वहाँ के लोगों का कभी शोषण नहीं किया। इतना ही नहीं तो जहाँ भी स्थानिक लोगों पर विदेशियों द्वारा अत्याचार होते थे, वहाँ के लोगों को भारत में आश्रय भी दिया गया था और प्रेम भी दिया गया था। सीरियन लोगों पर जब उनके ही ईसाई देश में अत्याचार हुआ, तब भारत ने ही उनको आश्रय दिया था। ये भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विशेषता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा में देश को माता मानकर समाज उसका पुत्र है, इस रूप में व्यवहार करता है। इस भूमि में जन्म लेकर इस राष्ट्र के लिए अनेक महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया। शरणागत, शत्रु और मित्र के साथ उनका व्यवहार समान रहा। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में उपासना तथा संप्रदाय की पूर्ण स्वतंत्रता है। धर्म, पंथ अथवा संप्रदाय राष्ट्र निर्माण का आधार नहीं है। राष्ट्र के लंबे इतिहास में केवल सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया था। इस अपवाद को छोड़कर भारत कभी भी धर्म शासित राज्य नहीं रहा है। भारत में जन्मे सभी पंथ अथवा संप्रदाय केवल सहिष्णु ही नहीं तो सब धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले रहे हैं। मतांतरण करना भारत की सांस्कृतिक धारा में कहीं भी नहीं रहा है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह बहुमतवादी है। राष्ट्र दर्शन की अवधारणा। राष्ट्र के विकास के विषय में प्राचीन ऋषियों ने बहुत स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। ओम भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषदे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातंत द अस्मै देवा उपसन्नम अंतु। अथर्ववेद 16:41। ऋषियों में लोक मंगलकारी इच्छा प्रकट हुई। वे ऋषि श्रेष्ठ ज्ञानी थे। तपो दीक्षाम अर्थात उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की थी। उन्होंने अपने कठोर तप एवं परिश्रम से इस राष्ट्र जीवन में बल और तेज का निर्माण किया। ऋषि कहते हैं तदस्मै देवा उपसन्नम अस्तु। आइए हम सब मिलकर इस राष्ट्र भावना की उपासना करें, अभिनंदन करें, उसकी सेवा करें, इस राष्ट्र को प्रणाम करें और राष्ट्र के प्रति अपना सब समर्पण करें। ऋषियों की भद्र इच्छाओं में निहित था सर्व मंगलकारी दर्शन। इसके अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था एकात्मबोध। ये एकात्मबोध भारतीय सांस्कृतिक दर्शन की सर्वाधिक मूल्यवान बात थी। ऋषियों ने सभी प्रकार की विविधताओं को सम्मानित करते हुए एक महाधिकार पत्र प्रदान करते हुए कहा, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। ऋषियों के इस वैश्विक दर्शन ने सभी को असीमित रूप से उदार बना दिया। इसके बाद आया सर्वे भवन्तु सुखिनः, भद्र इच्छाओं की सार्वजनिक स्वीकृति। ऋषियों के परिश्रम एवं प्रयासों के कारण भद्र इच्छाओं का यह भाव संदेश भारतवर्ष के जनजीवन में नीचे तक पहुंच गया। राजा महाराजाओं, विद्वान एवं निरक्षर, धनवान एवं निर्धन, ग्रामवासी, नगरवासी तथा वनवासी सब ने उसको स्वीकार किया। यह दर्शन और व्यवहार भारत में और विश्व में दूरस्थ स्थानों पर पहुंचे हैं। इसके दो उदाहरण। नंबर 1, असम गुवाहाटी में 42 जनजातियों के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन हुआ। सैकड़ों लोग उसमें सहभागी हुए थे। सभी जनजाति के प्रमुखों ने धरती हमारी माता है और हम धरती को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ऐसा बताया।
नंबर 2, दूसरा प्रश्न पूछा गया, आप अपने भगवान से क्या मांगते हैं? तब उन्होंने बताया कि वे अपनी पूजा में सबके कल्याण की कामना करते हैं, अपने गांव, अपने परिवार के साथ धरती पर के सभी जीवों के सुख की कामना करते हैं। नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा गया, आप अपनी जनजाति से भिन्न अन्य जनजाति की पूजा पद्धति की आलोचना अथवा निंदा करते हैं क्या? क्या अन्य पूजा पद्धति वाली जातियां आपकी पूजा पद्धति में शामिल हो जाएं, ऐसी अपेक्षा आप रखते हैं? तब उत्तर में सभी ने कहा, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। हम सबकी पूजा पद्धतियों को अच्छा मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सब लोगों के लिए यह बात आश्चर्यजनक थी। विश्व का उदाहरण, विश्व सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज द्वारा हर 5 वर्ष में एक बार विश्व सम्मेलन होता है। हरिद्वार में आयोजित ऐसे एक सम्मेलन में 40 देशों से वहां के मूल निवासी प्रकृति पूजक लोग आए हुए थे। प्रतिदिन प्रातःकाल में सब अपने अपने इष्ट देवों की अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी पद्धति से पूजा करते थे। पूजा में वे क्या कामना करते थे, ऐसा पूछने पर उन्होंने बताया, धरती हमारे लिए पवित्र है, जल पवित्र है, अग्नि भी पूजनीय है, इसलिए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते थे और अपने परिवार के, गांव के, पृथ्वी के लोगों की तथा संपूर्ण जीव सृष्टि के कल्याण की कामना करते थे। यह सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। निष्कर्ष, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र, अपने समाज को सुखी एवं वैभव संपन्न बनाते हुए विश्व में सबके सुख एवं कल्याण की कामना करने वाला है। अपने ऋषियों की भद्र इच्छाओं के अनुसार संकल्पित यह समाज विश्व के प्रति अपने जागतिक दायित्व का अनुभव करता है। यही हिंदू राष्ट्र है। इसको बनाना नहीं है, यह तो शाश्वत है, चिरंतन है, सनातन है, नित्य नूतन है तथा विश्व की प्रत्येक कठिनाई एवं कष्ट को अनुभव करते हुए इस पृथ्वी पर विद्यमान है। इसका गौरव सभी देशवासियों को होना चाहिए। आज अपने समाज में पैदा हुए सभी दोषों को दूर करते हुए आत्मानुभूति से प्रेरित ऋषियों के वंशज स्वाभिमान एवं कर्तव्य बोध के साथ विश्व पटल पर पुनः गुंजारव कर उठें। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इस देवभूमि के पुत्रों का कर्तव्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष जारी रखें। हिंदू राष्ट्र का विश्व को यही संदेश है, यही इसका कर्तव्य है और यही उसकी नियति है।